हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल जिसका नाम है एक कहानी ऐसी भी, जहां हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए देश और विदेश से मज़ेदार, रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियां। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो आज की इस कहानी का टाइटल है द डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स एंड द सीक्रेट ऑफ द एम्प्टी हाउस। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कहानी है विश्व के सुप्रसिद्ध डिटेक्टिव और जासूस मिस्टर शर्लॉक होम्स की, जिसकी सारी ही दुनिया दीवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो मैं हूँ डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स, और ये सुनकर शायद आप सभी को आश्चर्य हो और अचंभा भी हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि मैं मर चुका हूँ। और मुझे मरा हुआ मानने का रीज़न है 3 साल पहले स्विट्ज़रलैंड के राइकनबाग लेक फॉरेस्ट में हुए प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ आखिरी मुठभेड़, जिसकी वजह से सब पूरी दुनिया ने मुझे मृत घोषित कर दिया है। ना सिर्फ पूरी दुनिया, लेकिन मेरे प्रिय मित्र और मेरे सहयोगी भी रहे श्रीमान डॉक्टर जॉन वॉटसन ने भी यही मान लिया था कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन आज इस ठंडी रात में लंदन की सुनसान सड़कों पर मैं फिर से जीवित हूँ। ना ही केवल जीवित हूँ, बल्कि एक नए खतरे का पीछा भी कर रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है उस खाली मकान के साथ जहाँ से मेरी वापसी भी शुरू होती है और मुझे इस पुराने जीवन में वापस आने का मौका मिलता है। तो सब कुछ उसी दिन से शुरू होता है जब मैंने अपने प्रिय मित्र डॉक्टर वॉटसन को एक बार फिर से देखने का फैसला किया था। हालांकि 3 साल तक मैं छिपा रहा था और उस दौरान प्रोफेसर मोरियार्टी भी मर चुके थे, लेकिन उसका आपराधिक साम्राज्य, उसके गैर कानूनी धंधे सभी आज भी पूरी तरह से चल रहे हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। उसके कुछ गैंग मेंबर्स आज भी मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से यही मूल कारण है कि मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा, ताकि मैं उन्हें चकमा दे सकूं और प्रोफेसर मोरियार्टी के चलते हुए इस गैर कानूनी साम्राज्य को ख़त्म कर सकूं। तो इसी दौरान सबसे पहले मैं तिब्बत गया, वहाँ पर मैंने कुछ समय बिताया। वहाँ से मैंने मक्का की यात्रा भी तय की और आखिरी में फ्रांस में कुछ दिन रहकर कुछ गहन शोध करके मैंने कुछ जानकारी हासिल की। लेकिन क्योंकि अब लंदन पर एक नया खतरा उमड़ रहा है और पूरे लंदन पर एक आपराधिक खतरे का बादल मंडरा रहा है, इसी वजह से मुझे फिर से लंदन की सड़कों पर वापस आना पड़ा है। मैंने सुना था कि डॉक्टर वॉटसन अब अकेले ही रहते हैं। उनकी पत्नी प्रिय मैरी भी अब मर चुकी हैं और वह अपने पुराने पेशे चिकित्सा यानी डॉक्टरी में फिर से लौट गए हैं। मुझे उनकी उदासी का अंदाज़ा भी था और यही मेरे लिए एक कारण था कि मैं आज उनसे मिलना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे मिल पाता, मेरे लिए यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी था कि वो मेरी वजह से उन पर कोई खतरा ना आए और मेरी वापसी पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसीलिए मैंने अपने पुराने बेकर स्ट्रीट पर स्थित 221 बी अपने मकान को पहले दूर से देखा, उस पर नज़र रखी, क्योंकि मैं वहाँ पर रुक नहीं सकता था। मेरे दुश्मन मुझे ढूंढते हुए वहाँ भी वापस आ सकते थे। एक शाम मैंने एक बूढ़े बुक सेलर या किताब विक्रेता का वेश बनाया और झुके हुए कंधों के साथ एक लंबी सी लकड़ी को लेते हुए धीरे धीरे सड़कों पर चल रहा था। मेरा पूरा चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था और हाथ में मेरे वही छड़ी थी। चलते चलते मैं वॉटसन के घर के पास पहुंच गया था। मुझे पता था कि वो एक मरीज़ को देखने हुए गए थे, तो उन्हें लौटने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं उनके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। जब वह वापस आए तो मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। आश्चर्य के साथ उन्होंने आवाज़ दी, कौन है वहाँ? उनकी आवाज़ में थोड़ी सी थकान मालूम पड़ती थी। मैंने जवाब दिया, मैं एक बूढ़ा किताब विक्रेता हूँ साहिब, और मेरे पास कुछ दुर्लभ किताबें भी हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? डॉक्टर वॉटसन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, और वो वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि मैंने उन्हें आखिरी मुलाकात में देखा था।
बिल्कुल वैसे ही ईमानदार और भरोसेमंद। लेकिन अब उनके चेहरे पर दुख की छाया साफ नज़र आती थी। उन्होंने मुझे कमरे के अंदर बुलाया। इसी दौरान मैंने अपनी किताबों को साथ साथ में ही रखी हुई टेबल पर धीरे से रख दिया और बात करने की शुरुआत की। मैंने जानबूझकर उनके सामने ऐसे बातें कर रहा था जो उन्हें थोड़ी सी पहचान वाली लगे, जिससे कि वह मुझे पहचान सकें। मेरी पुरानी आदतें, मेरे बोलने का तरीका, वो सब मैंने उसी तरीके से अपने चिर परिचित अंदाज में ही रखा जिससे कि वह मुझे पहचान सकें। लेकिन वह मुझे समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार मुझे अपना वेश उतारना ही पड़ा जिससे कि डॉक्टर वॉटसन मुझे पहचान सकें। फिर मैंने उनसे कहा, अपनी असली आवाज़ में मैंने उनसे कहा, प्रिय वॉटसन, क्या आप वाकई मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? मुझे इस तरह से देखकर वह चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वे मूर्छित होकर, बेहोश होकर कुर्सी पर गिर पड़े। इसलिए मैंने जल्दी से एक पानी का गिलास उठाया और उनके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें मारी। कुछ समय बाद डॉक्टर वॉटसन को फिर से होश आया। जब वो होश में आए तो उनकी आंखें आंसू से लबरेज थीं और उन्होंने मुझसे पूछा, होम्स, शर्लॉक होम्स, क्या आप ही हैं? लेकिन आप तो मर चुके थे। वह नींद में ही बड़बड़ा रहे थे। मैंने जवाब दिया, मैं मरा नहीं था मेरे दोस्त। मुझे छिपना पड़ा था कुछ कारणों से, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मैंने डॉक्टर वॉटसन को अपने आने का और जिम मॉरियार्टी के चलते हुए इस पूरे साम्राज्य की सारी जानकारी उन्हें बताई। राइकनबाग के लेक फॉरेस्ट में क्या क्या हुआ था, कैसे मेरा सामना प्रोफेसर जिम मॉरियार्टी के साथ हुआ था, किस तरह मैंने उन्हें चट्टान से नीचे धक्का दिया और फिर खुद को छुपाने के लिए वहाँ से कैसे भागा, कैसे मैंने 3 साल तक दुनिया में अलग अलग जगह पर घूमते हुए सारी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि मैं मर चुका हूँ। डॉक्टर वॉटसन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कभी आश्चर्य से तो कभी गुस्से से, क्योंकि मैंने उन्हें इतने समय से सच्चाई से दूर रखा था और अपने आप को अंधेरे में रखा हुआ था। लेकिन अंत में उन्होंने मुझे माफ़ कर ही दिया। फिर अगले दिन हमारे सामने नई चुनौती पेश होती है। हमें पता चलता है कि कर्नल सेबेस्टियन मोरॉन, जो कि मोरियार्टी के सबसे नज़दीकी और विश्वसनीय गैंग मेंबर हैं, वह लंदन में वापस आ चुका है। ये बहुत ही नायाब और बेहतरीन निशानेबाज, या फिर आप कह सकते हैं कि स्नाइपर था, और इसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी हत्या की थी रोनाल्ड एडियर नाम के एक व्यक्ति की। यह एक बहुत ही रहस्यमयी हत्या थी, क्योंकि रोनाल्ड एडियर अपने ही कमरे में मृत पाए गए थे। उनके सिर में गोली लगी हुई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की गोली के शेल या हथियार बरामद नहीं हो पाए थे। कमरा चारों तरफ से बंद था। कमरे में आने या जाने के कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर कातिल कमरे के अंदर आया कैसे, कत्ल करके बाहर गया कैसे। तो मैंने वॉटसन से बताया कि ये मोरेन का ही काम हो सकता है। वो हमेशा एक राइफ़ल, जो कि एयर राइफ़ल होती है, उसी का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा हथियार जो चुपचाप किसी को भी मार सकता है बिना ज़्यादा शोर किए हुए, और आसानी से छुपाया भी जा सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उसे पकड़ें। हमें उसे पकड़ना ही होगा और जिम मोरियार्टी के साम्राज्य का पर्दाफाश करना होगा। तो मुझसे वॉटसन ने पूछा, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे होम्स? ये तो बहुत चालाक है, हम उसे अपने जाल में कैसे फंसा पाएंगे? तो मैंने उसके लिए हंसते हुए जवाब दिया, इसके लिए हमें एक खाली मकान की ज़रूरत होगी। और योजना के अनुसार हमने बेकर स्ट्रीट के ही सामने एक खाली मकान, जिसमें अब कोई भी नहीं रहता था, उसे निशाना बनाया कि मोरेन मुझे मारने के लिए उस मकान तक ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि मैं जीवित हूँ। तो मैं और वॉटसन मेरे पुराने कमरे में एक मोम का पुतला रखते हैं, जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह दिखता हुआ था, हाव भाव में मेरे ही जैसा था। और रात में जब मोरेन मुझे मारने के लिए आएगा तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उस रात मैं और डॉक्टर वॉटसन उसी खाली मकान में छुप गए। सारी रात हमने जागते हुए गुजारी। हमारी सांसें थमी हुई थी। तभी हमारे सामने की खिड़की, जो कि हमारे ही मकान 221 बी बेकर स्ट्रीट की थी, उसकी खिड़की में मेरा पुतला साफ दिखाई दे रहा था।
जिसे मिसेस हडसन, जो कि हमारी मकान मालकिन थी, समय समय पर हिलाती रहती थी, जिससे कि वो जीवित लगे और एक पुतले की तरह से प्रतीत ना हो। और मैं दूर से अपनी दूरबीन से उस सड़क को देख रहा था। अंधेरे में मुझे एक हिलती हुई छाया दिखाई दी। यह मोरेन ही होगा। और उस रात उस खाली मकान की खिड़की के पीछे छुपे हुए थे हम दोनों ही, मैं और मिस्टर वॉटसन। और वो हमारे सामने 221 बी बेकर स्ट्रीट के सामने खड़ा था। डॉक्टर वॉटसन की सांसें धीमी हो रखी थी, लेकिन वह घबराए हुए भी थे। और बाहर लंदन की सड़कें पूरी तरह से कोहरे से ढक चुकी थी और गैस लैंप में मध्यम मध्यम रोशनी हो रही थी, और जिससे कि अंधेरा बहुत ही गहरा और भयावह लग रहा था। हमारा इंतज़ार हमारे ही शिकारी मोरैन के लिए था। कर्नल सेबेस्टियन मोरैन एक ऐसा आदमी था जो न केवल प्रोफेसर मोरियार्टी का राइट हैंड था, बल्कि एक सुप्रसिद्ध निशानेबाज, अचूक निशानेबाज भी था, जिसके निशाने का सारी दुनिया में कोई जवाब नहीं था। उसी दौरान मुझे कुछ आभास हुआ जैसे कोई हमारे आसपास आ रहा हो, तो मैंने डॉक्टर वॉटसन को चुप रहने का इशारा किया और अपनी दूरबीन, जो कि उस खिड़की की पट्टी पर थी जहां मेरा पुतला, मोम का बना हुआ पुतला दिखाई दे रहा था, उस तरफ अपनी दूरबीन को प्रदर्शित किया। मिसेस हडसन, हमारी मकान मालकिन, कुछ ही मिनट बाद उसे हिलाती हुई दिखाई दी। और यह जाल हमने बहुत ही सावधानी से बुना था, और ये हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारा सामना मोरैन से हो। हमें यकीन था कि मोरैन जान चुका है कि मैं अब जीवित हूँ और वो मुझे मारने का कोई ना कोई मौका ज़रूर ढूंढेगा। उसकी शातिर बुद्धि, क्रूरता और उसके निशानेबाजी, ये सब उसे बहुत ही खतरनाक बनाती हैं। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है, वो है उसका प्राउड, उसका अहंकार, और इसी बात का हमें फ़ायदा उठाना था। वॉटसन ने धीरे से बोला, होम्स, क्या आपको लगता है कि आज वो ज़रूर आएगा? मैंने जवाब दिया, वॉटसन, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो एक शिकारी है और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार हूँ। तो वो मुझे मारने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि वो ये मानता है कि वो मुझसे भी बेहतर है। उसी दौरान हमें कोहरे के बीच में से एक छाया हमारी तरफ आती हुई प्रतीत हुई। मैंने दूरबीन को थोड़ा सा साफ किया और देखा, तो हमें दिखाई दे रहा था एक लंबे से कंधों पर भारी सा कोट और हाथ में एक छड़ी जैसा कुछ लिया हुआ मनुष्य हमारी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं जानता था कि वो छड़ी नहीं है, वो एक एयर राइफ़ल है। उसने सड़क को पार किया और उस खाली मकान की ओर बढ़ा जिसमें हम छिपे हुए थे। जैसे जैसे वो हमारी तरफ बढ़ रहा था, हमारी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, लेकिन हमने खुद को शांत रखा हुआ था। ये मेरा खेल था और मुझे इसमें जीतना ही था। आज मेरे पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं था। मोरैन मकान के दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कमरे में घुसने से पहले चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई और ये सुनिश्चित करना चाहता था कि क्या उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने धीरे से ताले को तोड़ा और घर के अंदर घुस गया। मैंने मुस्कुराते हुए वॉटसन की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था ना वॉटसन, वो ज़रूर आएगा। अब हमें सावधान रहना होगा। और फिर मैं और वॉटसन, हम दोनों उस खाली मकान की सीढ़ियों के पीछे छिप गए। अंधेरा इतना ज़्यादा गहरा था कि हम एक दूसरे को भी मुश्किल से देख पा रहे थे, तो मोरैन तो हमें कैसे ही देख पाता। मोरैन के कदमों की आहट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वह घर में ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जा रहा था। वह उस कमरे की ओर जा रहा था जो बेकर स्ट्रीट की खिड़की के ठीक सामने था, और ये वही कमरा था जहाँ पर हमने मेरा मोम का पुतला रखा हुआ था, जिस पर वह निशाना साधना चाहता था। मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली थी और वॉटसन को भी तैयार रहने का इशारा कर दिया था। जो मोरैन उस कमरे में पहुंचा तो उसने खिड़की के पास अपनी पोजीशन ले ली ताकि वह मुझ पर निशाना लगा सके। मैंने उसे देख लिया था। उसका चेहरा बिल्कुल कठोर और निर्मम था। आंखें अपने लक्ष्य की तरफ वेध करने के लिए और हाथ बिल्कुल स्थिर थे। उसने धीरे से अपनी एयर राइफ़ल को खिड़की पर टिकाया और निशाना साधा। सामने 221 बी की खिड़की और मेरा पुतला साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से ट्रिगर को दबाया। एक हल्की सी आवाज़ हुई और गोली मेरे पुतले के सिर में जा लगी। होता वही जो हमने चाहा था।
अगर उस जगह पर मैं होता तो आज मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी होती। अब मैंने फुसफुसाते हुए डॉक्टर वॉटसन से कहा, डॉक्टर, हमारे चलने का समय आ गया है। और मैं और वॉटसन कमरे की ओर दौड़ने लगे। मोरैन ने हमारी आवाज़ सुनी और वो पलटा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि उसने हमें वहाँ पर देखने की कोई उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। उसने अपनी राइफ़ल को मेरी ओर ताना, लेकिन मैं उससे भी तेज़ था। मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। डॉक्टर वॉटसन ने बहुत ही तेज़ी के साथ उसकी कलाई पकड़ ली और कुछ ही पलों में हमने उस पर काबू पा लिया। मोरैन ने गुस्से में मुझसे कहा, शर्लॉक होम्स, तुम मरे नहीं थे। मैंने भी ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं कर्नल, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ने के ही लिए जीवित हूँ। मैंने और वॉटसन ने उसे रस्सियों से बांध दिया। फिर वॉटसन ने बाहर सड़क पर सीटी बजाई और कुछ ही मिनटों में स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रैड अपने तमाम दोस्तों के साथ और पूरी दस्ते के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। मोरैन को हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन मेरे लिए ये किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे वॉटसन को सब कुछ बताना था और यह भी सुनिश्चित करना था कि अब मेरी वापसी दुनिया के सामने आए और मैं लंदन को फिर से सुरक्षित शहर बना सकूं। धीरे धीरे हम दोनों ही हमारे घर 221 बी बेकर स्ट्रीट में वापस लौट जाते हैं, जहां पर मिसेस हडसन हमें हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वो रोने लगी और रोते रोते बोली, मिस्टर होम्स, आप सचमुच जीवित हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा और फिर रोने लगी। मैंने उन्हें शांत किया और धीरे से वॉटसन के साथ अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वहाँ पर आग जल रही थी, अलाव जल रही थी और उसकी गर्माहट से हमें हमारे पुराने दिन फिर से याद आने लगे। वॉटसन ने कहा, होम्स, आपने मुझे सब बताया, लेकिन एक सवाल अभी तक नहीं बताया, रोनाल्ड एडियर की हत्या क्यों की गई थी? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर वॉटसन, यह सब एक बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा है। एडियर एक बहुत ही ईमानदार लड़का था, जो कि मोरैन के कार्ड गेम्स की करप्शन और धोखाधड़ी को समझ चुका था और उसका सच सारी दुनिया के सामने लाने वाला था। इसी वजह से मोरैन को उसे चुप कराना पड़ा और उसने उसे जान से मार दिया। लेकिन अब वह सलाखों के पीछे है, तो लंदन पूरी तरह से सेफ़ है। उस रात मैंने अपनी पाइप जलाई, उसमें तंबाकू को भरा और खिड़की से बाहर देखते हुए एक दो कश सुलगाए। लंदन की सड़कें फिर से पूरी तरह से शांत थीं, लेकिन यह शांति परमानेंट नहीं थी। यह टेम्परेरी ही थी, अस्थायी ही थी। मैं जानता था कि प्रोफेसर मोरियार्टी और उसके बाकी गैंग मेंबर्स आज भी जीवित हैं और बाहर हैं, और वो मुझे ढूंढकर मेरा अंत ज़रूर करना चाहेंगे। मेरी वापसी ने एक तरह से नई जंग की शुरुआत कर दी थी, जिसके लिए मुझे तैयार रहना ही था। उस रात जब कर्नल सेबेस्टियन मोरैन को हथकड़ियों में पकड़कर जेल लेकर जाया जा रहा था, तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट का मेरा पुराना कमरा फिर से मेरा हो गया था। वही आग की गर्मी, मेरे प्रिय मित्र वॉटसन की मौजूदगी और मिसेस हडसन की देखभाल करने की आदत, यह सब मुझे अपने पुराने जीवन में वापस ले आता है। लेकिन यह शांति केवल क्षण मात्र की ही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सवालों का तो तूफ़ान चल रहा था। मुझे पता था यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब अगली सुबह मैं और वॉटसन उठते हैं, नाश्ते की मेज़ पर बैठे ही थे कि मिसेस हडसन ने हमें चाय और टोस्ट परोसते हैं। लेकिन मेरी नज़रें बाहर की सड़क पर टिकी हुई थी। मोरैन को पकड़ना एक बात थी, लेकिन मुझे यह समझना था कि पिछले 3 सालों में क्या क्या बदला होगा। प्रोफेसर मोरियार्टी का नेटवर्क कितना बिखरा होगा और कितना अभी भी एक्टिव है, और क्या मेरी वापसी से बाकी बच्चे, उसके गैंग मेंबर्स, मेरी जान के पीछे आने के लिए तैयार हैं। वॉटसन ने कहा, होम्स, आज आप कुछ खामोश हैं। क्या आपको कुछ है जो आपको परेशान कर रहा हो? मैंने जवाब दिया, वॉटसन, मोरैन सिर्फ एक पहेली का हिस्सा था। ही वॉज जस्ट अ पीस ऑफ पजल। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरी तस्वीर क्या है, और इसके लिए रोनाल्ड एडियर की हत्या के पीछे की सारी सच्चाई और पूरी छानबीन हमें करनी ही होगी। वॉटसन ने भवें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि मॉरन ने उस कार्ड गेम्स की धोखाधड़ी को उजागर करने की वजह से ही मारा गया। क्या यह पूरी कहानी नहीं है? मैंने कहा, नहीं मेरे दोस्त, ये उससे भी कहीं ज़्यादा जटिल और मुश्किल कहानी है। चलिए, हमें काम पर लगना होगा। जल्दी से हम दोनों तैयार होते हैं और उस दिन
पार्क लेन की ओर निकल पड़ते हैं जहां पर एडियर की हत्या हुई थी। वहां का मकान आज भी पुलिस की ही निगरानी में था। स्कॉटलैंड यार्ड के सैनिक वहां पर तैनात थे, लेकिन मैंने पहले से ही लेस्ट्रेड से इजाज़त ले ली थी, इसलिए हम कमरे के अंदर जा सकते थे। कमरा वैसा का वैसा ही था जैसा हत्या की रात को छोड़ा गया था। वहाँ रखे हुए फर्नीचर पर धूल थी, खून के धब्बे अभी भी फर्श पर पूरी तरह से दिख रहे थे। खिड़की अभी भी बंद थी। मैंने कमरे का मुआयना शुरू किया। मैंने कहा, वॉटसन देखो, यहाँ से गोली आई थी लेकिन खिड़की बंद थी और कोई कांच भी नहीं टूटा था, तो फिर हत्यारा अंदर आखिर घुसा कैसे होगा? वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा। वो अंदर घुसा नहीं, मोरैन ने बाहर से ही निशाना साधा था, मैंने जवाब दिया। उसकी एयर राइफल इतनी ताकतवर है कि गोली खिड़की के छोटे से छेद से निकल गई, जिसे बाद में किसी ने छिपा दिया। मैंने खिड़की की चौखट पर एक छोटे से निशान को देखा। ये एक सावधानी से भरा हुआ छेद था, जिसे कि मोरैन ने हत्या के बाद शायद ठीक कर दिया होगा ताकि कोई उस पर शक ना कर सके, लेकिन मेरी नज़रों से यह छिप नहीं पाया था। हमने एडियर के कागजात और निजी सामान की भी जांच की, जिसमें हमें एक डायरी बरामद हुई जिसमें उसने उस कार्ड गेम्स के अपने सारे एक्सपीरियंस और सारे अनुभव को लिखा हुआ था। उसने मोरैन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा था उसी डायरी में, और यह भी लिखा था कि मोरैन पे उसे धोखाधड़ी का शक था, और एक और नाम बार बार आ रहा था, और वो नाम था लेडी हिड्रा ट्रेलोनी का। यह नाम मुझे सुना सुना सा लगा। ये बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली महिला थी, जिनके पति लंदन के सरकार में ही बहुत ही ऊंचे पद पर विराजमान थे। मैंने कहा, वॉटसन, यहाँ कुछ और भी है। एडियर सिर्फ मोरैन से ही नहीं उलझा था, वह लेडी हिल्डा से भी जुड़ चुका था। तो चलो तैयार हो जाओ, हमें उनसे मिलना होगा। और फिर उस दोपहर हम लेडी हिल्डा के घर के सामने पहुंच चुके थे। वह एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई महिला थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। हमने उनके सामने खुद को प्रेजेंट किया और मैंने उन्हें बताया कि लेडी, मैं डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स हूँ, जो कि अभी अभी अपनी मृत्यु से वापस लौटा है। और ये सुनते ही उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही चौंकाने वाली थी। वह पीली पड़ गई थी और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गईं। मिस्टर होम्स, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में धीरे से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, लेडी हिल्डा, रोनाल्ड एडियर की हत्या के बारे में मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। क्या आप उसे जानती हैं? उन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन मेरे लगातार सवाल करने के बाद वह टूट ही गईं और उन्होंने हमें बताया कि एडियर उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे। वह उनके साथ कार्ड के गेम्स खेला करते थे। मोरैन भी उसी समूह का हिस्सा थे, लेकिन बात सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थी। लेडी हिल्डा ने यह भी कबूल किया कि मोरैन ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसके पास उनके कुछ बेहद प्राइवेट और निजी पत्र भी थे, जो अगर सामने आ जाते तो उनके पति का जो राजनीतिक करियर था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता। इस वजह से एडियर ने मोरैन को रोकने की कोशिश की थी और उसकी जान चली गई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। लेडी हिल्डा ये बोलते हुए रोने लगी। हुआ ये सब मेरी ही वजह से है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा था। आप चिंता ना करें, मैंने उनसे कहा। मोरैन अब जेल में है, आपके पत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हम दोनों वापस 221 बेकर स्ट्रीट की ओर लौट पड़ते हैं। रास्ते में वॉटसन ने मुझसे पूछा कि होम्स, क्या आपको लगता है लेडी हिल्डा हमसे कुछ छुपा रही हैं? वो हमसे पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं। मैंने जवाब दिया, नहीं वॉटसन, वह कुछ छिपा नहीं रही हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास मोरैन को सज़ा दिखाने के लिए और दिलवाने के लिए काफ़ी सबूत हैं। उस रात मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर काफ़ी देर तक विचार किया। मैं कुछ मंत्रणा करते हुए विचारों में खो गया था। एडियर की हत्या क्या सिर्फ एक बदला था, या ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती थी? प्रोफेसर मोरियार्टी का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है, और वो कितना बड़ा नेटवर्क है यह हमें नहीं पता है। हमें और भी गहराई में जाकर इसकी जांच करनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी पाइप जलाई और शांत पल का आनंद लिया। मेरी वापसी अब सिर्फ मेरे ही लिए नहीं थी, ये लंदन के पूरे शहर और उन सड़कों के लिए थी जो मेरे बिना इतने समय से अधूरी थी। मैं हूँ आप सभी का प्यारा डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स,
और हर बार मुझे लगता है कि मैंने एक रहस्य को सुलझा लिया है तो वो मुझे और गहरे रहस्य में और अंधेरे की ओर ले जाता है। कर्नल सेबेस्टियन मोरैन को पकड़ना, रोनाल्ड एडियर की हत्या का कारण जानना मेरे लिए एक जीत तो था, लेकिन यह अधूरी जीत थी, क्योंकि लेडी हिल्डा ट्रेलॉनी की बातों से ऐसा कुछ लग रहा था जो मुझे परेशान कर रहा था। उनकी आंखों में जब मैंने देखा था तो वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी, और वो डर सिर्फ मोरेन से तो नहीं हो सकता था। ये किसी और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। एक ऐसा खतरा जो शायद प्रोफेसर मोरियार्टी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। अगली सुबह मैंने डॉक्टर वॉटसन को नाश्ते की मेज़ पर अपनी योजना बताई। मैंने कहा, वॉटसन, हमें मोरियार्टी के पुराने नेटवर्क की जड़ तक जाना होगा। मोरियार्टी और मोरैन, जो कि उसका सबसे खतरनाक हथियार था, वो अब मर चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई और है जो अभी भी इस नेटवर्क को चला रहा है, और वो हमारी तरफ ज़रूर आएगा। वॉटसन ने चिंता करते हुए कहा, लेकिन होम्स, अगर ऐसा होता तो क्या आप फिर से खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? आप अभी अभी तो वापस आए हैं। खतरा तो मेरा पुराना दोस्त है वॉटसन, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बिना ये शायद ब्रेकर स्ट्रीट की ये कुर्सी, ये घर, ये सब बहुत वीरान सा लगे। अब हमारा पहला कदम था मोरैन से जाकर जेल में मुलाकात करना। इसके लिए हमने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड से इजाज़त ली और वह मान गए। लेस्ट्रेड ने कहा, होम्स, अगर कोई मोरैन से कुछ उगलवा सकता है तो वह सिर्फ आप ही हैं। और फिर उस दोपहर को हम न्यू गेट जेल पहुंच जाते हैं, जहां पर मोरैन को रखा गया था। वहाँ का माहौल काफ़ी ठंडा लेकिन उदास था। मोरैन को एक बहुत ही छोटे से कमरे में रखा गया था। उसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं। उसका चेहरा अभी भी मुझे देखते समय पर पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था जिसके लिए वह जाना जाता था और जो उसने खाली मकान के समय मुझ में देखा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, होम्स, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे ताने मारने के लिए आए हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं कर्नल, मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन है। यह सब तुम अकेले तो कर नहीं सकते हो। मोरैन हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी बिल्कुल खाली सी थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? तुमने प्रोफेसर को भी मार डाला, उसका साम्राज्य अभी भी जीवित है और तुम उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। यह कहते हुए वह हंसने लगा। मैंने कहा, शायद, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और आखिर वो कौन है जो तुम्हें ये सब ऑर्डर दे रहा था? किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे थे? उसके चेहरे पर एक पल के लिए तो घबराहट सी दिखाई दी, लेकिन उसने बहुत ही जल्दी खुद को संभाल लिया। तुम कुछ नहीं जानते होम्स, और जो जानते हो वो तुम्हें कब्र तक ले जाएगा। मोरैन से हमें ज़्यादा कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उसकी बातों ने मेरे शक को और भी पक्का कर दिया था कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो मोरियार्टी की जगह ले चुका था और जो इस साम्राज्य को आज भी चला रहा है। मैं और वॉटसन जेल से बाहर आ जाते हैं, और फिर मैंने वॉटसन से कहा कि हमें लेडी हिल्डा से एक बार फिर से मिलने जाना होगा। वह कुछ तो ऐसा है जो हमसे छिपा रही हैं। और इसके बाद हम फिर से उनके घर पहुंचते हैं। इस बार लेडी हिल्डा और भी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। हमने बिना कोई समय बर्बाद किए सवाल शुरू किए। लेडी हिल्डा, मोरैन ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे यकीन दिलाता है कि आप पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं। आपके पत्र किसके पास थे और मोरैन को किसके लिए काम करना पड़ता था? यह मेरे सवाल सुनकर लेडी हिल्डा रोने लगती हैं। वो रोते रोते कहती हैं, मिस्टर होम्स, मैंने आपको सब कुछ बताया था। मोरैन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह किसके लिए काम करता है। मैंने कड़क स्वर में उनसे कहा, आप झूठ कह रही हैं लेडी हिल्डा, आपके पास अभी भी कुछ है जो आप छुपा रही हैं। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं खुद पता लगा लूँगा, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। यह सुनकर वह रोने लगती हैं और टूट जाती हैं। अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकालकर मेरे सामने रखती हैं और बोलती हैं, ये पत्र मेरे पति को नहीं बल्कि एक विदेशी राजदूत को लिखा गया था। इसमें कुछ ऐसी गोपनीय जानकारी थी जो सरकार के लिए बेहद निजी और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। अगर यह खबर बाहर आ जाती तो दोनों देशों में युद्ध छिड़ सकता था। मोरैन ने इसे चुराया था और वह इसे मुझे वापस करने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह किसी और को देने वाला था। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें एक मैसेज था जो कि एक कोड मैसेज लगता था, जिसे हमें डिकोड करने की आवश्यकता थी।
क्योंकि ये आसानी से समझ में नहीं आ पा रहा था। लेकिन ये साफ था कि ये कोई साधारण ब्लैकमेल की बात नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश। मैंने वॉटसन से कहा कि वॉटसन, इसे तो हमें जल्दी से जल्दी डिकोड करना होगा और इसके लिए हमें हमारे पुराने दोस्त मायक्रॉफ्ट की ज़रूरत की आवश्यकता होगी। मायक्रॉफ्ट मेरा ही भाई है, जो कि हमारी लंदन सरकार में बहुत ही ऊंचे पद पर, शक्तिशाली पद पर विराजमान है। उस रात हम उसी के पास जाते हैं। उसने पत्र को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शर्लॉक, उसने कहा, यह तो बहुत ही गंभीर मसला दिखाई जान पड़ता है। यह कोड तो जर्मन जासूसों से जुड़ा हो सकता है, और अगर यह सच है तो मोरेन सिर्फ एक कठपुतली था। असली खिलाड़ी आज भी जिंदा है और एक्टिव है। माइक्रॉफ्ट ने हमें यह भी बताया कि वह इसकी जांच करेगा, लेकिन उसने मुझे वार्निंग भी दी कि शर्लॉक, तुम सावधान रहना, मोरियार्टी का खेल इससे भी बड़ा हो सकता है। हमने माइक्रॉफ्ट से मिलने के बाद वापस 221 बी बेकर स्ट्रीट की तरफ लौटना ही उचित समझा। लौटते समय पर हम दोनों ही खामोश थे, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का जाल बुन रहा था। मोरेन, लेडी हिल्डा और अब यह कोड, ये सब कुछ एक बड़े खतरे की ओर इशारा तो कर रहा था, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पाइप को जलाया और सोचा, मेरी वापसी से न केवल मेरे दुश्मनों को जगाया गया है, बल्कि एक ऐसी जंग को भी शुरू कर दिया है जो शायद अब सबके ही लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। हर पहेली के पीछे एक पहेली छिपी होती है, और ये मेरे जीवन का सच बन चुका था। एक के बाद एक पहेलियाँ सुलझाना ही मेरा मकसद था। माइक्रॉफ्ट के उस रहस्यमय कोड की चेतावनी ने मेरे दिमाग को एक नए रास्ते की ओर इशारा किया था। मोरेन को पकड़ना, रोनाल्ड एडियर की हत्या को सुलझाना और लेडी हिल्डा के रहस्य को खोलना, यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। और अब मुझे उस शिकारी की तलाश थी जो इन सब के पीछे था, जो अंधेरे में छिपा था, मोरियार्टी के साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और हमें हराना चाहता था। अगली सुबह मैं और वॉटसन हमारे कमरे में बैठे थे और वह कोडेड मैसेज मेरे ही सामने मेज़ पर रखा हुआ था। उसकी हर पंक्ति को मैं बार बार ध्यान से देख रहा था। मैंने कहा, वॉटसन, यह कोड जर्मन जासूसों से भी जुड़ा हो सकता है और रशियन जासूसों से भी, जैसा कि हमें माइक्रॉफ्ट ने बताया था, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है। वॉटसन कहते हैं, क्या मतलब होम्स? अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए वह मेरी ओर देखते हुए कहते हैं, यह तो मोरियार्टी की ही स्टाइल और शैली जान पड़ती है। मैंने जवाब दिया, उसके कोड हमेशा दोहरे अर्थ वाले ही होते हैं। यह सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। मैंने अगले कुछ घंटे उस कोड को सुलझाने की ही कोशिश की। अपनी पुरानी किताबें, अपने मैथमेटिकल माइंड, सूत्र और पैटर्न के सामने सब कुछ खोल के रख दिया, लेकिन कोई जवाब हमें मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार एक पैटर्न जो मेरी आंखों के सामने आया वह ये था कि यह एक जगह का नाम हो सकता था, जो कि हमारे ही शहर लंदन के पूर्व में एक पुराना गोदाम मालूम होता था, जो कभी प्रोफेसर मोरियार्टी के ऑपरेशन का सेंटर हुआ करता था। यहीं से वह सारे संदेश और सारे अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया करता था। संदेश में एक तारीख भी लिखी थी, जो कि अगली ही रात थी। मैंने कहा, वॉटसन, हमें तैयार होना होगा। कल रात हम उस शिकारी से मिलेंगे जो यह सब कुछ कर रहा है। वॉटसन ने चिंता करते हुए कहा, लेकिन होम्स, यह एक जाल भी तो हो सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन हमें यह जानना भी तो ज़रूरी है कि यह जाल बिछा कौन रहा है। अभी कुछ भी तय नहीं है। हमने अपनी योजना बनाई। मैंने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को पहले ही चेतावनी और सूचना दे दी थी, और उसे साथ चलने के बजाय हमने बाहर से ही निगरानी रखने को कह दिया था। ये मेरा खेल था और मुझे इसे अपने ही तरीके से खेलना होगा। इसलिए अगली शाम मैं और वॉटसन उस गोदाम की ओर निकलते हैं। हमने फिर से अपना भेष बदल लिया था। इस बार मैं एक मजदूर बना था, जबकि वॉटसन अपने डॉक्टरी लिबास में ही थे। हमारा हथियार तैयार था और हमारी नज़रें हर छाया पर टिकी हुई थी। गोदाम पुराना सा, जर्जर सा और टूटा सा मालूम होता था। लंदन की ठंडी हवा और उसकी टूटी खिड़कियों से सनसनाती हुई हवा हमें साफ सुनाई दे रही थी। हम चुपचाप अंदर घुसते हैं। अंधेरे में कुछ आहट हमें सुनाई दी। शायद वहाँ पर कुछ चूहे या जानवर हो सकते हैं। मैंने वॉटसन को इशारा किया कि वह मेरे पीछे ही रहे, कोई भी हम पर हमला कर सकता है।
धीरे धीरे चलते हुए हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां पर लकड़ी के बक्से, पुरानी मशीनें और काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी एक आवाज़ हमें सुनाई देती है। होम्स, तुम सचमुच मरने से डरते नहीं हो ना? यह बेहद ठंडी और गहरी आवाज़ थी जो मुझे सुनी सुनी सी प्रतीत होती है। मैंने अपनी टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहाँ से वह आवाज़ सुनाई दी थी, तो मुझे दिखाई देता है एक लंबा पतला सा शरीर, एक सुडौल व्यक्ति जो सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जो मुझे प्रोफेसर मोरियार्टी की याद दिलाती थी, लेकिन यह मोरियार्टी नहीं हो सकता था। तो कौन था ये? शायद उसका कोई शिष्य या उसका कोई उत्तराधिकारी। मैंने भारी आवाज़ में उससे पूछा, कौन हो तुम? और अपनी रिवॉल्वर को उसकी तरफ मोड़ दिया। उसने जवाब दिया, मेरा नाम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता होम्स, लेकिन तुमने जो प्रोफेसर के साथ किया वह बहुत मायने रखता है। तुमने सोचा कि उनकी मृत्यु से तुम उनके साम्राज्य को ख़त्म कर दोगे, लेकिन नहीं होम्स, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनके काम को, उनके साम्राज्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। जब वो ये जवाब हमें दे रहा था, उसके पीछे से दो गुंडे निकलकर सामने आते हैं जो कि पूरी तरह से हाथों में हथियार लिए हुए तैयार थे। मैंने वॉटसन की ओर देखा और उसे कहा, तैयार रहो। तभी उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसके गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मैंने एक पर गोली चलाई और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। वॉटसन ने दूसरे से लोहा लेने की कोशिश की और कुछ ही पलों में वह भी बेहोश हो गया, लेकिन यह रहस्यमय आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। हमने उसका पीछा किया। गोदाम की टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम छत पर पहुंच गए। वहाँ कोहरा और बहुत ही तेज़ ठंड हवा चल रही थी। उसने मेरी ओर एक चाकू फेंका जिससे कि मैं झुककर बच गया। फिर अंत में मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसका फेस बिल्कुल मेरे सामने था, एक ऐसा चेहरा जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी बुद्धि, जो कि बहुत ही शातिर थी, प्रोफेसर मोरियार्टी की तरह साफ दिखाई दे रही थी। यह सब खत्म हो गया, मैंने उससे कहा और उसकी कलाई पर हथकड़ियाँ बांध दी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। उसने हंसते हुए कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है होम्स। तभी इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड और उसकी पूरी टीम छत पर पहुंच जाती है। हथकड़ियों से बंधे हुए उस आदमी को वहां से लेकर चले जाते हैं। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन बाद में माइक्रॉफ्ट ने पुष्टि की कि वह एक जर्मन जासूस था जो कि प्रोफेसर मोरियार्टी के ही नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर अपना इस्तेमाल कर रहा था। और वह जो पत्र था वह एक जाल था मेरे लिए, ताकि वह मुझे यहाँ तक खींच सके, लेकिन मैंने उसे उसी के खेल में हरा दिया था। और अब हम वापस हंसी खुशी अपने घर 221 बी बेकर स्ट्रीट में लौटे। और वॉटसन ने मुझसे पूछा कि होम्स, क्या अब सब कुछ सच में ख़त्म हो गया है? मैंने जवाब दिया, शायद नहीं वॉटसन, अभी के लिए हमने एक और लड़ाई जीत ली है, लेकिन क्या ये ख़त्म है, इसका कोई जवाब अभी मेरे पास नहीं है। उस रात मैंने खिड़की से लंदन की सड़कों को देखा। कोहरा वैसा ही था, लेकिन अब मेरे लिए यह एक नई शुरुआत थी। मृत्यु से वापस आना न केवल अपने जीवन को वापस लेकर आया था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी, जो इस शहर के उन बुरे सायों से उनको बचाना जो अंधेरे में छिपी हुई थी। हर बार मुझे यही लगता है कि मैंने अंधेरे को हरा दिया है, लेकिन हर बार वह एक नई शक्ल में मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। उस गोदाम की छत पर उस रहस्यमय जासूस को पकड़ना मेरे लिए एक जीत तो थी, लेकिन उसकी आखिरी बात कि यह अभी शुरू ही हुआ है अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक धमकी तो नहीं हो सकती, यह एक वादा था, और मैं उस वादे को पूरा होने से पहले ही तोड़ना चाहता था। यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो सकती थी, मुझे उसे पूरी तरह ख़त्म करना होगा ताकि लंदन की सड़कों पर फिर से शांति का माहौल हो सके। अगली सुबह मैं और वॉटसन हमारे घर में बैठे थे। मैंने अपनी पाइप जलाई और उस जासूस के शब्दों का विचार करने लगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। मैंने वॉटसन से कहा, वॉटसन, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रोफेसर मोरियार्टी का नेटवर्क अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और उसका साम्राज्य अब जीवित नहीं है। लेकिन ये जर्मन जासूस अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी कई लोग होंगे और हमें उनकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। लेकिन वॉटसन ने चिंता करते हुए कहा, होम्स, हम पहले ही मोरैन और उस जासूस को पकड़ चुके हैं, क्या यह काफ़ी नहीं है? मैंने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, यह अभी काफ़ी नहीं है। जब तक हर धागा हम पूरी तरह से काट ना दें और यह जाल पूरी तरह से निस्तनाबूत ना हो जाए, हम शांत नहीं बैठ सकते। मैंने अपने भाई माइक्रॉफ्ट से संपर्क करने का निश्चय किया। वह अपने ऑफिस में ही था, हमेशा की तरह कागज़ों और फाइलों के बीच में घिरा हुआ। मैंने उसे उस जासूस के बारे में बताया और उस पत्र की भी पूरी जानकारी दी। मैंने कहा, हमें यह जानना होगा माइक्रॉफ्ट कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है।
अगर ये जर्मन जासूसों से जुड़ा है तो सरकार के लिए काफ़ी बेहद खतरा हो सकता है। माइक्रॉफ्ट ने अपनी भौं को उठाते हुए कहा, शर्लॉक, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत लेकर आते हो, लेकिन तुम सही हो। मैंने उस जासूस से पूछताछ करने की व्यवस्था की है। वह अभी स्कॉटलैंड यार्ड की हिरासत में ही है। चलो हम दोनों साथ चलते हैं और वहाँ पर तुम उससे अपने सवाल पूछ सकते हो।